अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और न्यूज़ की तरफ चलेंगे। जी, बिल्कुल चलेंगे, ज़ाहिर है न्यूज़ बताने के लिए ही तो हम आए हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब के लिए बताया जा रहा है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जो हैं वो पेश होंगे और जैसे कि बेशुमार उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो रोज़ उनको कोई ना कोई अदालत बुलाती रहती है और खान साहब का ये भी कहना है कि वो जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने बैग भी तैयार कर लिया था, लेकिन फिर उनके चाहने वालों ने उनको मना कर दिया और कहा कि जी आप मत जाइए। बहरहाल देखते हैं कि अब मज़ीद कितने केसेस इमरान खान को भुगतने होंगे और कहाँ तक जाना होगा। लेकिन खान साहब के पार्टी के मेंबर, यानी कि इमरान खान साहब की पार्टी के ये मेंबर भी रह चुके हैं, असद कैसर साहब, और इसके साथ-साथ बहुत एक्टिव किस्म के इमरान खान की पार्टी में रोल अदा करते रहे हैं और नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्होंने जी लेटर लिख दिया है सारी यूरोपियन यूनियन को और इसमें अमेरिका को भी वैसे लेटर लिखा गया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज आती हैं उनको भी लेटर लिखा है और कहा यही गया है कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इस वक्त, यानी जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ ये लेटर जो है वो असद कैसर साहब ने लिख दिया है, जो कि इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि जी हम यूरोपियन यूनियन को और दूसरी कंट्रीज को लेटर लिखेंगे और यूनाइटेड नेशन में भी इस इशू को लेकर जाएंगे कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे, हमारी गवर्नमेंट गिरा दी गई, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ जी इमरान खान की पार्टी के लोग, जिसमें आपको यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी नजर आ रहे होंगे, असद उमर साहब और कई दूसरे लोग जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स से भी मुलाकात की है और यकीनन यही कहा होगा कि पहले जो हम कहते रहे कि खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का हाथ है, कभी यूरोप का हाथ है, वो यकीनन इस बात से एक बड़ा यू टर्न ले लिया होगा। मगर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जी शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं और आरिफ अलवी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं आजकल पाकिस्तान के, उन दोनों का भी आपस में एक क्लैश या एक झगड़ा या एक बहस देखने में आ रही है, जिसमें आरिफ अलवी साहब का कहना है कि इलेक्शंस करवा देने चाहिए और जिस तरह से असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया था पंजाब और केपीके की, तो उसूलन होना ये चाहिए कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। इस बारे में सदर अलवी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और प्राइम मिनिस्टर ने वो खत पढ़ के फाड़ दिया। मेरा मतलब है, ऐसा मेरा ख्याल है कि फाड़ दिया होगा, इसलिए कि जो बातें यकीनन शहबाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आ रही, वो खत उनको रख के करना भी क्या था। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी सदर आरिफ अलवी गलत बात कर रहे हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से ज्यादा पीटीआई के मेंबर और पीटीआई के सपोर्टर के तौर पे रोल अदा कर रहे हैं। मगर ये चीजें तो देखते हैं कि कहाँ तक चलती हैं सियासत में। राना सनाउल्लाह साहब की बात अगर हम करें तो राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसको उस जगह पर पहुंचा दिया है कि जहां से सिर्फ और सिर्फ या तो ये बचेंगे या फिर हम बचेंगे, यानी कि 36 का आंकड़ा जो है वो सामने खुलकर आ चुका है। और राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने जिस जगह पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पहुंचा दिया है, तो अब दो ही मतलब पार्टीज में से कोई एक ही रह सकता है, या तो हम रहेंगे यानी पीएमएलएन, या फिर इमरान खान की पीटीआई और इमरान खान। ऐसा होना नहीं चाहिए राना साहब, मिल बांट के खाइए, मेरा मतलब है मिल बांट के काम कीजिए ना, मतलब अजीब सी बात है। आप लोग अकेले अकेले ही मतलब, और खान साहब भी अकेले ही अकेले मतलब चाहते हैं कि गवर्नमेंट मिल जाए और फिर वो जो पब्लिक है उसकी बैंड बजा दें। पब्लिक की बैंड तो बजी रही है, इसलिए कि एफबीआर जो एक महकमा है पाकिस्तान का, उसके एम्प्लॉय ने जी शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनको खत लिखा है और उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि जी ये मेरे घर का खर्च जो है वो 1,10,500 रुपए है, सैलरी मेरी कम है, तो अब प्लीज आप मुझे ये परमिशन दे दीजिए कि मैं करप्शन कर लूं।
जी हाँ, ये लेटर जो है ये काफ़ी आजकल वायरल है और सब लोगों को सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब को ये लेटर लिखा है एफबीआर के एम्प्लॉय ने, और उसने ये कहा है कि या तो आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए या फिर आप मुझे ये इजाज़त दे दीजिए कि मैं करप्शन कर लूँ, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस चाहे किसी भी पार्टी से हो उनको दिखाई नहीं दे रहा, आते हुए मतलब नजर हमें नहीं आ रहा कि उनको कोई शर्म आए। डीआई खान में लोगों ने आटे का ट्रक लूट लिया। जी हाँ, डीआई खान जो कि केपीके का एक इलाका है, वहां पर डेरा इस्माइल खान इसका नाम है। उसमें जी एक आटे का ट्रक जो है वो वहां के लोगों ने लूट लिया, लेकिन किसी को कोई खास घबराहट या शर्म नहीं आ रही। बात हम करेंगे भारत की, और राहुल गांधी साहब सभी जानते हैं कि आजकल मुश्किल में हैं, और उनको जो है पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो अब सुनने में ये आया है कि हमारा टीवी भी जो कि दिखा रहा है, बड़ी खुशी खुशी हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, वो ये कि जी कांग्रेस ने पूरे मुल्क में, यानी पूरे मुल्क भारत में प्रोटेस्ट जो है उनके लिए चल रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से ना निकाला जाए, चाहे वो जैसे मर्जी बात करें, लेकिन उनको पार्लियामेंट में रहना है। और इसीलिए जो है तरह तरह के प्रोटेस्ट जो है पूरे भारत में उनके लिए चलाए जा रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जी वो रहें, और ताकि हमें, जैसे हम इमरान खान के जरिए या दूसरे पॉलिटिशियंस के जरिए, शेख रशीद वगैरह के जरिए हम एंटरटेनमेंट देते हैं भारत को, तो भारत भी हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता रहे। और फिलहाल हमें वो एक चेहरा जो नजर आ रहा है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की जिनकी स्टेटमेंट्स और बयानात आते हैं, वो हमें राहुल गांधी दिख रहे हैं। खैर, यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। कोई 50 पुलिस वाले घुस जाते हैं, अकेली बेचारी बुशरा बेगम घर पे, अकेली 3-4 मुलाजिम के साथ, और वो घर पे घुसते हैं, सारे घर के ऊपर छतों पे घर को जो चीज आती है लूट लेते हैं। जी, और यहाँ पे इमरान खान साहब ये बता रहे थे कि जी बुशरा बीबी अकेली थी 4-5 मुलाजिमों के साथ, मतलब 4-5 मुलाजिम भी थे और फिर भी वो अकेली थी। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। खान साहब या तो वो अकेली थी या तो मुलाजिम भी थे, और अगर मुलाजिम थे तो वो क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे या क्या कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का दावा ये है कि बुशरा बीबी अकेली थी, 4-5 मुलाजिम थे। तो फिर खान साहब, वो जो आपके घर की बेसमेंट से पैसे गायब हुए हैं, वो जो बताया जा रहा है कि जी 75 करोड़ जो है वो गायब हो गए हैं, तो फिर आपने पूछा घर के लोगों से कि कौन घर में आया था और कौन ले गया, और किसको मालूम था कि वो पैसा वहां पर रखा हुआ है। लेकिन खैर, वो तो चीज चलती ही रहती है, मगर हम आपको ये भी बताते चलें कि एक जैसे कि कहा जाता है कि बाजवा साहब जो कि हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनके बारे में भी कई खबरें चल रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू जिसे दिया है वो है जी शाहिद मत्तल साहब, जो कि हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट हैं। और मैं तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये जी शाहिद मत्तल साहब हैं, और इन्होंने ये दावा किया है कि बाजवा साहब ने, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इनको इंटरव्यू दिया है। अब पता नहीं खान साहब को घुरते घुरते बाजवा साहब को इंटरव्यू देने की क्या सूझी। लेकिन खैर, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बाजवा साहब जो हैं वो जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दे चुके हैं, और इसी तरह के एक दो जगह और उन्होंने इंटरव्यूज दिए। अब कहा यह गया कि जब शाहिद मत्तल साहब ने कहा कि जी बाजवा साहब ने जो कुछ बातें की थी, मैंने लास्ट जो भेजा फ्राई किया था उसमें आपको बताया ही था कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला कहा, उन्होंने बाकी लोगों को जो कुछ कहा। तो उसके बाद पहले एक वीलॉग आया, फिर दूसरा आया, और अब कहा यह जा रहा है कि जो इंटरव्यू था, यानी ये जो मुलाकात थी, वो बदल गई प्यार में नहीं। प्यार में नहीं बदल गई, वो इंटरव्यू में बदल गई। जी हाँ, मुलाकात हुई थी, और मुलाकात जो है वो बकौल शायद मत्तल साहब के बातें होती रही, उस इवेंट में होते होते वो मुलाकात जो थी वो एक इंटरव्यू में बदल गई। अब अगर हम यहाँ ये कहें कि जी ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, तो भी सही होगा, ये गाना भी फिट हो जाता है। लेकिन खैर, उसके बाद हुआ ये कि जी मतल साहब ने बना दी वीडियो, और उसके बाद बाजवा साहब जो थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इस इंटरव्यू को ही नहीं दिया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अभी कहा यह जा रहा है
कि इसी तरह के कोई 4 या 5 वीडियोज़ और बनने जा रहे हैं जिसमें वो तफ़सील से बताएँगे कि बाजवा साहब ने और कौन-कौन से राज़ बताए। अब वैसे तो बहुत से हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो रिटायर हुए हैं और फिर कहीं न कहीं दुनिया में यहाँ-वहाँ चले गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड लेते हों, चाहे वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हों, चाहे कनाडा चले गए हों। लेकिन बाजवा साहब अभी फ़िलहाल दुबई और यहाँ-वहाँ ही घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और मगर जो पहले हमारे जितने आर्मी चीफ थे, कभी किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया। तो बाजवा साहब को पता नहीं मीडिया का क्या शौक हुआ है, लेकिन बहरहाल बाजवा साहब ने बातें की और इंटरव्यू दिया और जिसको खास तौर पे मेंशन किया गया है कि जी इंटरव्यू की नियत से नहीं गए थे, इंटरव्यू नहीं था, वैसे ही किसी जगह मिल गए थे और फिर बातें करते-करते इतनी बातें हो गई कि जी वो एक तरह का इंटरव्यू सा ही बन गया। अब बाजवा साहब की तरफ से कहा गया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे और ये जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये उनका इंटरव्यू की बातचीत की है और बताया है कि जी मैंने को तो इसलिए बाजवा साहब कहेंगे कि जी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। 1-2 मज़ीद जर्नलिस्ट को उन्होंने कहा है कि उस तरह की ट्वीट्स लगाएँ, इस तरह की बात करें कि जिससे ये तासुर मिले, ये इंप्रेशन आए कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब इस सब चीज़ के पीछे क्या है अचानक से बाजवा साहब इंटरव्यू देते-देते अचानक से मुकर क्यों गए? एक बड़ा यू टर्न मारा उन्होंने। तो उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जी आर्मी पहले तो सुनती रही, कभी बाजवा साहब यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी बाजवा साहब वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी बाजवा साहब ऐसे खड़े हैं, कभी बाजवा साहब ऐसे करके पिक्चर आ रही है उनकी। आखिर को आर्मी ने सोचा कि थोड़ा-सा मतलब बाजवा साहब को समझाते हैं और समझाने का तरीका ये हुआ कि उनके पास एक आर्मी के ही ऑफिसर भेजे गए, जिन्होंने बाजवा साहब से कहा कि अगर अब आपने आइंदा कोई इंटरव्यू दिया, पहले तो आप इस इंटरव्यू से कह दीजिए कि मैंने नहीं दिया। आप एकदम मुकर जाइए। अगर आपने आइंदा कोई इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू से आप पीछे नहीं हटे, तो आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद मतलब घर, गाड़ी, पेट्रोल हाँ जी, बिल्कुल, घर, गाड़ी यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। और ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, साथ प्लॉट और न जाने क्या कुछ, वो हम आपसे वापस ले लेंगे और आगे मतलब फ्यूचर आपका डार्क हो जाएगा। तो बाजवा साहब ने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा, "जी, ना बाप बड़ा, ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया।" तो बाजवा साहब ने कहा कि, "ठीक है जी मैं मुकर जाऊँगा।" उसके बाद उन्होंने लिया एक लंबा यू टर्न और उन्होंने कहा कि, "जी, मैंने तो इंटरव्यू कोई नहीं दिया।" और साथ-साथ जर्नलिस्ट को भी डराने-धमकाने लगे कि जी बोलो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन ख़ैर अब बात बहरहाल जो बात हो चुकी वो हो चुकी। अब देखते हैं कि मतलब साहब बाकी की भी चीज़ें बताते हैं या बस वो भी डर के बैठ जाएँगे। लेकिन बहरहाल बाजवा साहब के इस वक़्त हालत थोड़ी-सी ख़राब है और उनको यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उनसे सारी जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनको और जो पैसा-वैसा दिया गया है उनसे ये भी कहा गया है कि हम आपके बैंक अकाउंट्स वग़ैरह को भी सील कर देंगे और वग़ैरह-वग़ैरह। तो आपको तो जानते ही है ना कि जी इज़्ज़त क्या है, आनी-जानी चीज़ है पैसा होना चाहिए। तो बाजवा साहब ने सोचा कि पैसे को सेलेक्ट किया उन्होंने और उन्होंने कहा है कि मैंने ना कोई इंटरव्यू दिया है, ना मैं कोई दे सकता हूँ और जो कुछ बोला जा रहा है मेरे बारे में, वो एकदम गलत है। अब यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया लेकिन आगे क्या होगा और किस तरह से मीडिया इस बात को लेके चलेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं जो कि पाकिस्तानी फ़िल्म से है और मुझे यकीन है कि जब भी ये फ़िल्म रिलीज़ होगी तो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के तोते उड़ा देगी, कबूतर उड़ा देगी और यकीनन हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है इसी वजह से बहुत ज़्यादा पहचानी जाती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि यहाँ पर इस तरह की फ़िल्में बनती हैं। निकल जाओ फ्रेम जो निकल जाओ। जी, तो ये ठाडा, ठाडा, ठाडा करके जो फ़िल्म बन रही थी और मुझे यकीन है जैसे ही ये पिक्चर लगेगी सिनेमा हॉल्स में, खिड़की तोड़ हफ़्ता होगा और सारी की सारी टिकट्स इनकी एक ही दिन में निकल जाएँगी। बात हम करेंगे भारत की और मुझे आप लोगों से ये पूछना है जो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्योंकि जो कुछ हो रहा है कम से कम मुझे समझ में नहीं आ रहा। संसद में सच नहीं बोलने देंगे, भारत की आवाज नहीं उठाने देंगे, तो हम सड़कों पे आवाज उठाएंगे, हम स्टूडियो पे आवाज उठाएंगे, हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, क्योंकि आप भारत की आवाज को रोक नहीं सकते। जी, अब ये यकीनन कोई एक्टिविस्ट थी और ये यही कह रही थी कि जी भारत की आवाज़ को रोक नहीं सकते, तो अगर कोई मुझे थोड़ा-सा समझाए
कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आप बताइएगा। लेकिन ये हो सकता है कि ये कोई कांग्रेस की सपोर्टर है जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा, या मुझे नहीं पता कि क्या है। लेकिन बहरहाल आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। हम बात करेंगे मोदी जी की। तो जी मोदी जी की कंट्री में एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जी आप लोगों के अक्सर मिसाइल्स जो है ना वो मिसफायर हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम पहले तो एक मिसाइल पाकिस्तान भेज दिया था आप लोगों ने। इस बार फिर सुनने में यही आया है कि तकरीबन 3 मिसाइल्स जो हैं वो मिसफायर हुए हैं और राजस्थान के इलाके में। लेकिन खैर कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि पता लगा लिया जाएगा कि किसने किया, क्यों किया, क्या किया और आखिर हो क्या रहा है ये। मगर खैर हम चलते हैं दोबारा एक वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पेप्सी बना रहे हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि पेप्सी जो है वो यहूदियों की ड्रिंक है, उनको ही मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहूदी जो है वो पेप्सी बनाते हैं और यहूदियों की ड्रिंक है, बार-बार बायकॉट करते हैं, वो देख लें कि ये पाकिस्तान में ही बन रही है और बड़े आराम सुकून से बन रही है। तो इसलिए आइंदा इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना करें तो ही बेहतर होगा। ये बताओ आराम से कि तुमने देखा कितनी पब्लिक थी निकली। बाहर जो स्पेशल ब्रांच वालों ने कोई एस्टिमेट लगाया 5 लाख का, मगर बहुत ज्यादा था। 90% लाहौर हाँ 90% मैंने एंड में कंटेनर खोले। स्पीच जबरदस्त। ये जब इमरान खान जो पूछ रहे थे कि लाहौर जलसे में कितने लोग थे, बहुत से लोगों का कहना है कि जी अक्सर जो ग्राउंड था मीनार पाकिस्तान का वो खाली था। लेकिन इमरान खान को लोग ये भी बता रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा रश था। अब क्या था, किसकी बात का यकीन करें, मालूम नहीं। मगर ये जरूर है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान साहब अदालत जाते वक्त बीमार बन जाते हैं, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो खान साहब वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यार हम पॉलिटिकल रैली भी दिखाई देते हैं। तो 2-3 दिन पहले अली जैदी बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेके आया और उसने कहा कि ये जरूर पहन लें और ये बड़ी हल्की हैं। ये खान साहब बड़े ईमान वाले आदमी हैं, वो ज़िंदगी मौत के इतना उनको आम बंदे जिस तरह से डरते हैं ना मौत से या कुछ है, खान साहब बड़े फियरलेस आदमी हैं। मैंने तो बड़ा सीखते भी हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब बड़े फेयरलेस आदमी हैं, वो ज़िंदगी या मौत से वो नहीं डरते, और इसीलिए खान साहब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर अपने लोगों से बात कर रहे थे। और इससे साफ जाहिर होता है कि खान साहब कितने बहादुर हैं, और खान साहब बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ऊपर वाले ने अकल भी दी है, और सर के अंदर अगर थोड़ा सा कुछ खाली नहीं है तो फिर यकीनन अपनी हिफाजत करना हर एक का राइट है और करना भी चाहिए। जी अल्लाह के नाम का। अरे बर्फ ठंडी पड़ी है, हम भी ठंडे बैठे हुए हैं। आपको अल्लाह के नाम पर सारा दिन यही काम रह गया हमारा। जाओ माफ करो जाओ। अभी तो मैं घर से निकली हूँ और पहला ही जो है वो बोला माफ कर दो। मैंने कौन सा तुमसे खजाना मांग लिया है, कौन से तुमसे गाड़ियां मांग ली हैं, कौन सा डिफेंस में तुम्हारे से बंगाया मांग लिया है। माफ करो, 10 रुपए तो मांगे हैं। तो 10 रुपए नहीं है, अभी तो मैंने दुकान खोली। अभी बर्फ तो देखो ना ठंडी पड़ी हुई है बिल्कुल। तो अभी तो काम भी नहीं शुरू किया। बर्फ गर्म होती है। ओ भाई तुम्हारा कर्जा देना हमने, जबरदस्ती थोड़ी है। माफ करो, बस माफ करो। अल्लाह के नाम का मांग रहे हो, उस पर भी मैंने क्या मांग लिया तुमसे। माफ करो, सारी बोनी खराब कर दी, सारा दिन खराब जाएगा। सारे फकीर बने हुए हैं, पूरा पाकिस्तानी फकीर बना हुआ है। मेरी तुम बड़े सखी हो, तुम बड़े सखी हो। अरे भाई जाओ अपना काम करो, जाओ। बर्फ दे 10 की। अल्लाह के नाम का दे दे। मैं बड़ी मुश्किल से ये 10 रुपए लेके आया हूँ, कूलर में पानी गर्म है। अल्लाह के नाम का दे दे, जो है अल्लाह के नाम का दे दे। हम खुद भीख मांग के इधर आए, अल्लाह के नाम का दे दे। इनका काम ही यही रह गया। अल्लाह के नाम। अरे नहीं है, चल यार जल्दी बर्फ दे यार। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ओ हेलो, 10 रुपए का बोला है तो क्या हुआ? 10 रुपए नहीं है ना, दिए उसको बर्फ के लिए। एक तो इस मनूस ने मोटे गेंडे ने मेरी सुबह से बोनी खराब कर दी है। नहीं है मेरे पास पैसे यार, जा यार दिमाग खा, इनको भगा। पैसे नहीं दे रहे तो नहीं दो ना, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो बदतमीजी तुम कर रही हो ना। क्या मैं बदतमीजी कर रही हूँ?
यार इन फकीरों ने दिमाग खराब किया हुआ, माफ करने का बोल रहे तो बदतमीजी करती है यार। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? अरे ये कोई तरीका तुम्हारा तरीका है? मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मार रही हो ना मुझे? क्या तुझे मार? अरे बस यार, क्या मार रही हो तुझे? अरे मैं कह रहा हूँ हैरत नाम की तुम लोगों को कोई है ही नहीं। हाँ? मुझे मार रही हो ना? हाँ। उसने तुम्हें मना किया, उसको तो नहीं मारा तुमने। इसने तो गेंडे ने मेरी जो है ना बोनी खराब कर दी है। उठते साथ ही इस मनूस की शक्ल देखी, अभी तो पूरा दिन बाकी है। हाँ? एक बात बतलाओ कि मेरी बात सुनो, तुम ये पूरी की पूरे टोला पूरा ट्रक भर के आया तो हमने ठेका लिया तुम्हारा? ठेका लिया तुम्हारा? अबे तो तुझे से जी, तो आपने वीडियो देखी और जिस तरह से भीख मांगने के लिए वो खातून आई थी और बाकी लोग मना कर रहे थे, कहा यही जा रहा है। बहुत से लोग मजाक में भी पाकिस्तान में भी बात कर रहे हैं कि ये जो खातून का रोल था वो सबने पाकिस्तान था और जो बाकी लोग मना कर रहे थे वो बाकी सारी दुनिया है। जहां हम मुसलसल कटोरा ले लेकर जाते हैं, भीख मांगने की कोशिश करते हैं, फंड देने की कोशिश करते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखा के और कभी फ्लड दिखाकर, और कभी लोन मांगते हैं और कभी कहते हैं कि जी हमारा लोन माफ कर दो। तो इस किस्म की हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, ये जो क्लिप था ये शायद हमें वही कुछ दिखाता है। लेकिन खैर, एज अ पाकिस्तानी मेरी तो यही ख्वाहिश भी है और मेरी यही दुआ भी है कि पाकिस्तान जो है वो काम करना शुरू करे और अपने लिए खुद ही रोजगार पैदा करे और अपनी फैक्ट्रीज खोलें, ट्रेड ओपन करें और ये जगह जगह मांगने की आदत को खत्म करें। रमजान चल रहा है और जी रमजान में आप देख सकते हैं कि रमजान ट्रांसमिशन जो आती है पाकिस्तान में, वहां पर ये रमजान ट्रांसमिशन में जो सामने प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है रमजान ट्रांसमिशन को या उनके शोज को। तो देखा जा सकता है कि सामने ज्यादातर चीजें जो रखी हैं वो काफिरों की ही बनाई हुई हैं। फ्रूट भी खाए जाते हैं, जाहिर है कि फ्रूट चाट जो है वो एक जरूरी चीज होती है रमजान में। और केला यानी बनाना की प्राइस आप देख सकते हैं कि 500 पर डजन पे पहुंच चुका है। यानी एक दर्जन अगर किसी को केले लेने तो 500 रुपए पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो देने पड़ेंगे। अब इतना महंगा कौन अफोर्ड कर सकता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी चल रही है और लोग इससे काफी परेशान हैं। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हम आते रहेंगे और आपके लिए न्यूज लाते रहेंगे। और कीप स्माइलिंग। थैंक यू।